तो देखा आपने, ऐसी शख्सियत है अभय सिंह चौटाला की। अभय सिंह चौटाला के बारे में यह कहा जाता है कि वो नेताओं के बीच कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं के बीच नेता हैं, कार्यकर्ताओं को नेतृत्व देने का काम करते हैं। अभय सिंह चौटाला खुद हमारे साथ हैं 14 का चक्रव्यूह में। अभय जी, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर 14 का चक्रव्यूह में। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गुजारिश हम सर आपसे यह कर दें कि हम अपने इस कार्यक्रम में थोड़े बगैर लाग लपेट के सीधे थोड़े तीखे सवाल करते हैं, और चूंकि आप बेबाक नेता हैं, तेज तर्रार नेता हैं, लोग ये जानते हैं कि आप कम बोलते हैं लेकिन जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। हम भी ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि 14 का चक्रव्यूह में आज प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, जो सुन रही है वो बिल्कुल सही सुन रही है, एक कमिटेड पॉलिटिशियन की बात वो सुन रही है। हम चर्चा शुरू करें इससे पहले हम परिचय करा दें। हमारे साथ आज सवालों के तीखे तीर लेकर संपादक इंडिया न्यूज हरियाणा बितारिया होंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी शक्ति परमार होंगे। अबे जी, हम सब ये जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव आपके नेतृत्व में प्रदेश में हुआ, देश में मोदी की लहर चल रही थी, हरियाणा में भी मोदी लहर के बड़े दावे थे, लेकिन 2 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में गईं, तमाम मोदी लहर के दावों को एक तरफ करते हुए, खारिज करते हुए। अब सबसे बड़ी लड़ाई है, अब विधानसभा की लड़ाई सामने है। कैसी पार्टी की तैयारी है, और अब जो आप देख रहे हैं एक राजनीतिक दृष्टि क्या देख पा रही है? आप ये देखें कि उस मोदी जी की लहर में, जिसको आप ये मान करके चलते थे कि पूरे देश के अंदर जी, उस लहर ने एक एक मतदाता को अपने साथ जोड़ने का काम किया। अगर उस वक्त में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर जी उस लहर को रोक करके 2 सीटें जीती, और वो दोनों सीटें हमने वो जीती जिनमें दोनों में प्रदेश के दिग्गज लड़ रहे थे। एक तरफ कुलदीप बिश्नोई थे जो भारतीय जनता पार्टी के पार्टनर थे, ठीक है, और पार्टनर होने के बावजूद हमने उनको पटकनी दी। दूसरे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, युवा थे, खास करके इस बात को लेकर के बड़ी चर्चा का एक विषय थे कि राहुल गांधी के बहुत करीबी, उनको भी हमारे उम्मीदवार ने पटकनी देने का काम किया। आज आप कहते हो कि उससे ज्यादा बड़ा मुकाबला और चुनाव, अगर हम उस लहर को रोक सकते हैं तो ये चुनाव तो मोदी के नाम का है भी नहीं, पर ये चुनाव तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पे होना है कि कौन मुख्यमंत्री बने। मैं आपको एक राय देता हूं जिसमें आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी और हमें भी रोज रोज इन सब बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात। आप एक टोल फ्री नंबर दें अपने चैनल पे, ठीक है, और पूरे प्रदेश के लोगों से कहें कि आप हमें टोल फ्री नंबर पे कॉल करके बताएं कि इस प्रदेश में आज सबसे लोगों की लाइकिंग किस आदमी के प्रति है जो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। करेंगे इसको, आपको रिजल्ट मिलेगा। करेंगे, आपने कहा है तो। आज हरियाणा प्रदेश में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम का डंका बज रहा है। हमने 10 साल लगातार विपक्ष में रह करके लोगों की जहां कहीं भी सरकार ने अनदेखी करी, जिस किसी वर्ग की करी, जिस किसी व्यक्ति की करी, हमारी पार्टी ने बिना किसी लाग लपेट के एक विपक्ष के जिम्मेवारी के नाते उस चीज का डट करके विरोध किया और उस आदमी के साथ जाकर के खड़े हुए जिसके साथ जास्ती हो रही थी। आज लोग पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार बैठे हैं। आप पूछ रहे हो कि आपकी तैयारी की है। हमने सबसे पहले अपना मैनिफेस्टो दिया, हमने सबसे पहले अपनी लिस्ट 73 कैंडिडेट्स उतार करके दिए, और हमारे जब 73 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई तो टेलीविजन ने, अखबारों ने बड़ी खबरें लिखी कि कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में बगावत है, और हमने बड़ा खुल करके कहा कि हमारी पार्टी में बगावत नहीं, हमारी पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अगर कोई कार्यकर्ता बगावत करता, इस बात को लेकर के विरोध करता कि हमने किसी व्यक्ति को गलत टिकट थमा दिया, फिर तो हम ये मानते थे कि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी में कोई छोटी मोटी बगावत के सुर हैं। हमारे यहां से तो जो छोड़ करके गए वो लोग छोड़ करके गए जो केवल शरणार्थी थे,
जिनकी सोच केवल और केवल एक थी कि हमने चुनाव लड़ना है। हमने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भी अब की बार अपनी टिकट नहीं दी जिनको हमने 4 बार विधानसभा का सदस्य बनाया। हमने 5 चुनाव लड़ाए। कोई सर्वे कराया है? नहीं, कोई सर्वे नहीं। हमारा सर्वे बड़ा सीधा है। हमारे पास हमारी पार्टी का जो कार्यकर्ता है और कोई भी राजनीतिक दल जो है उसके किसी भी अध्यक्ष को या राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि उसके कौन से विधानसभा क्षेत्र में मेन कार्यकर्ता कौन। हमारी पार्टी के अंदर आज चौटाला साहब को गांव में कौन सा हमारा कार्यकर्ता नहीं, ये तो अंदाजा है। अंदाजा नहीं, नहीं, ये अंदाजा नहीं, नाम से पता है। हाँ, ये आप मेरे साथ एक दिन पूरा दिन थे, राजीव ने मेरे को बताया और मैंने इनको एक एक गांव आपने ऊपर से ही बताया, हेलीकॉप्टर से बताया कि ये फलां गांव है, इस गांव का हमारा फलां कार्यकर्ता है, ये गांव ये है, इस गांव से हम इतने वोट के मार्जिन से जीत करके आएंगे, इस गांव से इससे इतने वोटों से जीत करके आएंगे। और जो मैंने इनको बताया और कहा था रिजल्ट उसी तरह का था। लेकिन सर एक ट्रेंड बिल्कुल वही रिजल्ट है। सुनो एक मिनट, अब आप ये कह रहे हो कि हमारी पार्टी में कहीं बगावत के सुर थे, तो वो लोग छोड़ करके गए जो नेता थे, और आज उनकी हालत विचारों की ये होगी, वो चले गए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब पहली लिस्ट में उनके नाम नहीं आए। अब मेरी ख्याल वो इस पार्टी को छोड़ करके कहीं और भी जाएंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। जो आदमी अगर वापस आना चाहते हैं हमने तो मीटिंग के अंदर मैं पूरे 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के आया। मैंने कार्यकर्ताओं के बीच में एक बात बड़ी खुल करके कही। मैंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो हमारे साथी हैं, उन्होंने हमारे साथ 10 साल काम किया, और 10 साल नहीं उससे पहले काम करते रहे हमारी पार्टी में। हमारे कभी एमएलए थे, कभी मिनिस्टर के पद पे रहे, पार्टी के साथ जुड़े रहे। हमने कहा कि भाई हो सकता है किसी व्यक्ति से भूल होगी, कहीं किसी को ज्यादा गुस्सा आ गया होगा, आज किसी वजह से नाराज होकर के जा रहे हैं। हम उनको आज भी कहते हैं कि हम इकट्ठे रहें और हमें इस कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, इस कांग्रेस को प्रदेश से बाहर करना है। इसके लिए हमें छोटे मोटे मतभेद, छोटे मोटे लालच भुलाने पड़ेंगे और हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। बीजेपी से भी इस प्रदेश में लड़ाई कांग्रेस के साथ ही है। भारतीय जनता पार्टी की हालत आपने 43 टिकटें मिटी इसमें देखी थी। इसके अंदर कितने कांग्रेस के लोगों को टिकट है जो कल तक कांग्रेस में थे, जिनके ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि ये जो कांग्रेस के लोग आज 10 साल से प्रदेश को लूट रहे हैं, जो जिनको डाकुओं की संख्या दे रही थी, जिनको भ्रष्ट लोगों की संख्या के नाम से पुकारा जाता था, आज इन्होंने उनको टिकटें थमाई है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में क्या फर्क रह गया? हम तो ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो कुलदीप बिश्नोई था, हम उसको कांग्रेस की बी टीम कहते थे, और मैं भारतीय जनता पार्टी को खास करके हमारे जो प्रदेश के नेता थे इनके लिए हमेशा कहते थे कि ये बी टीम के साथी हैं, ये भी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं। मतलब इन्होंने भी उस शासन में हर चुनाव लाभ उठाया। नहीं पूरे आप कृष्णपाल गुर्जर पे ले लीजिए। कृष्णपाल गुर्जर 5 साल एमएलए थे जी, और 5 साल उन्होंने विपक्ष की कहीं कोई भूमिका विधानसभा में नहीं निभाई, कहीं बार नहीं निभाई। किसी एक अखबार में कोई स्टेटमेंट है तो दिखा दो, कहीं कोई आंदोलन में गए हैं तो दिखा दो, कहीं कांग्रेस का विरोध किया तो दिखा दो, कहीं विधानसभा में कांग्रेस के खिलाफ 4 शब्द बोले तो दिखा दो। वो तो कार्रवाई में होता है। ये तो मुख्यमंत्री की गोद में बैठ करके सीएलयू लेते थे। अरे इन्होंने सीएलयू लेकर के अरबों रुपया कमाया। ये तो मुख्यमंत्री के चैत्य लोगों में से एक थे। रामविलास शर्मा जी के घर के बाहर पुतले फूके कल लोगों ने। ये कहा कि इन्होंने टिकटों में पैसे लिए और इन्होंने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करी। हम ये बात जब कहते हैं तब तो इनको इस बात से तकलीफ होती है, लेकिन जो सच्चाई हमें लोग बताएंगे आकर के, हम उसका जिक्र नहीं करेंगे तो कौन बताएगा हम लोगों को ये बात? ठीक बात, ये तो हमें ही बतानी पड़ेगी। सबूत है सर आपके पास टिकटें बेची है? इससे बड़ा सबूत क्या होगा? आज के अखबार आप उठा करके देखें, आपके चैनलों के अंदर चलाए, किस तरह से कार्यकर्ताओं ने उसके घर पे जाकर के उसके घर का घेराव किया है और वहां जाकर के नारे लगाए हैं, वहां जाकर के पुतले फूंके, वहां जाकर के कहा है, इनके बैनर जलाए, वहां जाकर के उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने पैसे खाए। अब इससे बड़ा आरोप और क्या होगा? हमारा आरोप नहीं है ये उनके अपने कार्यकर्ताओं का आरोप है। ये आरोप उनके खिलाफ लोकसभा के चुनाव के अंदर लगा। राजनाथ सिंह जी उस वक्त इनके अध्यक्ष थे और राजनाथ सिंह जी के घर के बाहर वो तक के लोग
डेमोन्स्ट्रेशन हाँ, बहुत बहुत भारी संख्या में आए सोनीपत के भी- और आकर के उन्होंने उनके पुतले भी जलाए थे और वहां इस बात को राजनाथ सिंह जी से मिलकर के कहा था कि आप इंक्वायरी कराओ, ये पैसे खा आपके गए। पास कहते हैं कि सबूत भी है जिसके पास आपके पास इन सब चीजों इससे बड़ा सबूत क्या, जब लोग सबूत सड़कों नहीं पे है। घूम रहे हैं। आपके प्रवक्ता ने अभी ये कुछ दिन प्रदर्शन तो पहले- कल हुए, नहीं, अब जब जब प्रदर्शन आप कल ये- हुए, बैनर आप- कल जलाए गए। हाँ, हाँ। लेकिन इससे पहले भी आपने सार्वजनिक जनसभा में इस बात को कहा कि रामविलास शर्मा ने लोकसभा चुनाव में 5 सीटें बेची थीं, अब 90 सीटें बेचने का काम रामविलास शर्मा करेंगे, ये आरोप आपने लगाया। इसी कार्यक्रम में हमने रामविलास शर्मा जी से सवाल पूछा कि आप पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगते हैं, और ये तब और गंभीर हो जाते हैं जब इनेलो के दिग्गज नेता इन आरोपों को बताएं, लगाएं। अभी तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि जब हमने इनेलो की सरकार, थोड़ा भावुक भी थे और दुखी भी थे, उन्होंने कहा जब हमने सरकार बनवाई थी इनेलो की, तब हम बुरे नहीं थे, आप अभय चौटाला से पूछिए, आज वो हमें गालियां देने का काम कर रहे हैं, आज वो हमें कोस रहे हैं, ये गाली फ्लैट का नंबर भी बता रहे हैं। मैं रामविलास शर्मा जी ब्राह्मण है, उनको दादा कह के बोलता हूँ। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहता जिसमें कहीं भी कोई थोड़ी बहुत भी लाग लपट हो। जो सच्चाई है आपको उसका सामना करना पड़ेगा, और सच्चाई से अगर कोई आदमी भागता है, अगर वो कोई इस तरह की बात कह करके अपने आप को इमोशनल या भावुकता के साथ दर्शा करके ये दिखाना चाहता है कि मैं कहीं नहीं, वो ये बता रहे हैं कि तब अभय चौटाला जी का बयान था कि रामविलास शर्मा जी के हम आभारी हैं, जब तक ये चाहेंगे हमारी सरकार चलेगी। मुझे वो बयान दिखा दे। वो रामविलास शर्मा जी अगर ये बात कहते हैं, आप कभी का, मैं रामविलास शर्मा का कभी भी इस बात के लिए आभारी नहीं हुआ कि उन्होंने कोई हमें समर्थन दिया, हमारे पे एहसान नहीं किया इन्होंने समर्थन दे करके। आप ये मान करके चलो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। ये चौधरी बंसीलाल से बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थे, इसलिए इन्होंने हमें समर्थन दिया था। इनका अपना एक लालच था। उस वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, हमारे 4 सांसद थे जो लोकसभा में, 5 सांसद थे जो लोकसभा में जीत करके आए थे। अगर हम 5 का समर्थन किसी वक्त भी वापस लेते तो वह सरकार धराशायी हो जाती। सबके अपने अपने लालच थे। हाँ, इतना लंबा, तो यही बताता हूँ कि सीधी इसके लिए रामविलास जी शर्मा अगर ये कहते हैं कि मैंने उनके लिए कभी ये कहा और कभी मैंने उनका आभार जताया, तो वो गलत कहते हैं। हम आभार जता सकते हैं, अगर हमने किसी का आभार जताया तो हमने जरूर 100% अटल बिहारी वाजपेयी का जताया होगा, क्योंकि वाजपेयी जी के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, संबंध है, और संबंध जब तक परमात्मा उनको हमारे बीच में रखेंगे वही संबंध हमारे उनके साथ रहेंगे। लेकिन रामविलास शर्मा जी ये कह करके, मुझे लगता है कि मेरा और रामविलास शर्मा जी का तो उस वक्त कोई लंबा चौड़ा संबंध भी नहीं था, ना मैं राजनीति में कहीं सक्रिय था। नहीं, मैं सक्रिय था ही नहीं। मैं तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए चंडीगढ़ गया हुआ था। जब भगदड़ मची वहां, मुझे तो तब पता लगा कि कोई सरकार टूटती है, कोई नई सरकार बन रही है। तब मुझे रामविलास शर्मा जी मिले थे, तब मेरी उनसे कोई दुआ सलाम हुई होगी। मैं उस वक्त कोई अखबार में बयान जी, मैं तो 2000 के अंदर पहली दफा एमएलए का चुनाव लड़ा था। हाँ, और मैंने अपने चुनाव में भी रामविलास जी को नहीं बुलाया। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपने चुनाव में उनको नहीं इनवाइट किया था, ना मेरे चुनाव में वो आए। एक बयान इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से देखने को मिला है, ज्यादातर पार्टियां चुनाव के वक्त में वेट एंड वॉच करती हैं कि पता नहीं सामने वाले का कैंडिडेट कौन होगा, हमारा कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन आपने सबसे पहले कैंडिडेट क्यों मैदान? नहीं, हमारे यहाँ मैंने आपको बताया तो का भी सब देखते हैं ट्रेंड क्या है, मैंने आपको एक बात बड़ी सीधे तौर पे बताई। हमारी जो पार्टी है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमने अपने टिकट जो दिए कार्यकर्ताओं की इच्छाओं के अनुसार दिए। हमने उससे पहले मीटिंगें बुलाई, अपने कार्यकर्ताओं से पूछा, उन्होंने हमें नाम सुझाए, ये बताया कि इनमें ये ज्यादा अच्छा है, इसको अगर आप टिकट दोगे तो हम और ज्यादा अच्छे ढंग से। विरोधियों की ताकत भी लोग तोलते हैं तराजू में। विरोधी है कहाँ? किसको विरोधी कह रहे हो आप? कौन सा विरोधी, ये तो बताओ मुझे। भूपेंद्र, मैं रोजाना आजकल मुझे प्रेस के साथियों के सामने रूबरू होना पड़ता है, और मुझे एक सवाल रोजाना पूछा जाता है। पूछते हैं कि आपका मुकाबला किसके साथ है? अब ये मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है कि इन दोनों में से 2 नंबर पे कौन आएगा और 3 नंबर पे कौन जाएगा। पेपर में एक खबर और है सर, महागठबंधन का फ्रंट पेज पे छपा हुआ है।